तो आज हम लोग 2D पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम कल आप लोगों को सब बताए ही थे कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज 2D हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो कल ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसमें हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। एकदम सहज रहो, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल क्लास की तरह है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं। तो 2 डायमेंशनल मोशन में मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो इसमें 2 डायमेंशनल मोशन में जो पढ़ने वाले हैं, 3 चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एक तो देखो, हम लोग इसमें जनरल 2D के बारे में हम लोग बात करेंगे, जनरल 2 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे, ठीक है ना। और एक्चुअली में यही जो है डिस्कशन हम लोगों का जनरल 2 डायमेंशनल मोशन वाला, इसी में हम लोगों का सारा लगभग 2D में जो भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो फिनिश हो जाएगा इसमें, कॉन्सेप्ट वाइज अगर देखोगे तो। इसके बाद जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो इसी पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो एक तो हम लोग इसमें जनरल 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, फिर उसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। और उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे, एक तो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन प्लेन सरफेस हम लोग पढ़ेंगे, और एक हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और सर्कुलर मोशन में भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जनरल 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है, जो कि एप्लीकेबल होगा इस किसी भी तरह के 2 डायमेंशनल मोशन में, वो चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो, कोई भी तरह का मोशन, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो 2 डायमेंशनल मोशन है, जो 2 डायमेंशनल मोशन है वो एक्चुअली में क्या है, इसको हम लोग एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1 डायमेंशनल मोशन के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब 2 डायमेंशनल मोशन को हम लोग कैसे देख सकते हैं, 2 2 डायमेंशनल मोशन के कॉम्बिनेशन के रूप में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग जब 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा था, 1 डायमेंशनल मोशन, तो 1 डायमेंशनल मोशन क्या हो रहा था, 1 डायमेंशनल मोशन जो था वो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन था, ठीक है। 1 डायमेंशनल मोशन क्या था, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन था। और ये जो स्ट्रेट लाइन होता था इसको हम लोग जनरली क्या मान लेते थे, जिसके अलोंग मोशन हो रहा होता था एक्स एक्सिस मान लेते थे, ठीक है। या उसको हम लोग वाई एक्सिस भी मान सकते थे, ऐसा कोई एक्स एक्सिस मानना कंपलसरी तो था नहीं भाई, ठीक है। या उसको हम लोग जिसके अलोंग मोशन हो रहा है उसको हम लोग जेड एक्सिस मान लेते थे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा था, तो वो जो स्ट्रेट लाइन था उसको हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, जो आपको अच्छा लग रहा था वो आप मान ले रहे थे। जनरली हम लोग एक्स एक्सिस ही मान लेते हैं, ठीक है। 1 डायमेंशनल मोशन जिस स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते थे, ठीक है। 1 डायमेंशनल मोशन में जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग होता था उसमें हम लोग पोजीशन को किससे रिप्रेजेंट करते थे, एक्स से रिप्रेजेंट कर देते थे। वेलोसिटी को एज यूजुअल हम लोग v से रिप्रेजेंट कर देते थे, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता था, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बात क्लियर है। इसी तरह से जो एक्सेलरेशन था आपका, एक्सेलरेशन क्या था, ए से रिप्रेजेंट करते थे। एक्सेलरेशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dv अपॉन dt।
अब यहाँ पे मैं बार बार ये बात बोल चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब वेक्टर हैं, ठीक है। लेकिन वन डायमेंशनल मोशन में हम लोगों को कन्वेंशनली वेक्टर की बहुत जरूरत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्शन दिखाने के लिए वन डायमेंशनल मोशन में पॉजिटिव या निगेटिव की हम पॉजिटिव या निगेटिव से ही हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देते थे। जैसे अगर हम ये मान लेते थे कि हमारा राइट साइड के अलोंग अगर कोई डायरेक्शन है तो उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर देते थे, और लेफ्ट साइड के अलोंग जो कोई अगर डायरेक्शन है तो उसको हम लोग निगेटिव से रिप्रेजेंट कर देते थे। जैसे अगर 20 मीटर पर सेकेंड की कोई वेलोसिटी है अलोंग राइट साइड तो हम उसको +20 लिख देते थे, ऐसे हम लोग काम चला लेते थे। या अगर लेफ्ट साइड में है डायरेक्शन वेलोसिटी का 20 मीटर पर सेकेंड तो हम उसको क्या करते थे, -20 मीटर पर सेकेंड लिख के हम लोग अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों वाला काम हम लोग कर लेते थे, ठीक है। अब देखिए जब टू डायमेंशनल मोशन की अगर बात होगी, टू डायमेंशनल मोशन की बात होगी तो टू डायमेंशनल मोशन कहां पे होगा, इन अ प्लेन होगा। टू डायमेंशनल मोशन क्या होगा, एक प्लेन में होगा, समझ रहे हो ना। टू डायमेंशनल मोशन जो होगा वो एक प्लेन में होगा। तो देखो जैसे वन डायमेंशनल मोशन हो रहा था तो उसको हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग जेड एक्सिस मानते थे, वैसे ही टू डायमेंशनल जो मोशन होगा इसको हम लोग या तो हम लोग इसको एक्स वाई प्लेन में मान सकते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग एक्स जेड प्लेन में मान सकते हैं, या इसको हम लोग वाई जेड प्लेन में मान सकते हैं, ठीक है। बोलो क्लियर है ना, क्योंकि ये प्लेन में मोशन हो रहा है भाई, तो उस प्लेन को हम लोग एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन हम लोग मान सकते हैं। इसमें भी सेम चीज है, जैसे ज्यादातर वन डायमेंशनल मोशन को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग मान लेते हैं, वैसे ही हम लोग जो टू डायमेंशनल मोशन है उसको हम लोग एक्स वाई प्लेन में मानते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो एक्स वाई प्लेन में मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक प्लेन में दो एक्सिस होगा भाई, एक क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस होगा एक और एक वाई एक्सिस होगा। मतलब कुछ कहानी इस टाइप की होगी कि प्लेन में मोशन हो रहा है, एक्स एक्सिस ये हो गया और वाई एक्सिस ये हो गया, और जो मोशन करने वाला पार्टिकल है वो इसी में क्या कर रहा है, इसी प्लेन में मोशन कर रहा है। मतलब ऐसे ऐसे जिधर जाना है ऐसे ऐसे इसी में मोशन कर रहा है, मतलब इसी प्लेन में मोशन कर रहा है, वो कहीं भी मोशन कर सकता है इस पूरे प्लेन में। बोलो समझ में आ रहा है ना, ये चीज क्लियर है। तो देखो वहां पे क्या हो रहा था कि जब यहां पे पोजीशन रिप्रेजेंट करने की बारी आ रही थी वन डायमेंशनल मोशन में, तो हम लोग पोजीशन को किससे रिप्रेजेंट कर ले रहे थे, बस केवल एक्स से रिप्रेजेंट कर ले रहे थे। लेकिन जब टू डायमेंशनल मोशन की में अगर तुम देखोगे कि जो कि एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, तो यहां पे पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स काफी नहीं है आपके लिए, ठीक है। इसमें आपको पोजीशन रिप्रेजेंट करने के, जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल यहां पे है, अगर कोई पार्टिकल यहां पे है इस एक्स वाई प्लेन में, तो इसके पोजीशन को बताने के लिए तुम्हें एक्स भी चाहिए और वाई भी चाहिए। समझ में आ रहा है ना। एक्स क्या बताएगा, एक्स जो बताएगा वो एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन बताएगा। एक्स जो बताएगा वो क्या बताएगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन, और वाई जो बताएगा आपका वो क्या बताएगा, वाई कंपोनेंट ऑफ पोजीशन बताएगा। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अच्छा, अब इसके पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। यहां पे हमने ठीक है, चलो ये पोजीशन हमने बता दिया कि चलो भैया एक्स कॉमा वाई, मतलब इसके पोजीशन का जहां भी पार्टिकल है उसके पोजीशन का एक्स कंपोनेंट इज एक्स एंड वाई कंपोनेंट इज वाई, ठीक है ना। लेकिन वेक्टर फॉर्म में अगर तुम देखोगे पोजीशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, तो अगर इसके पोजीशन वेक्टर की बात करोगे, ठीक है, तो क्या लिखोगे इसको वेक्टर फॉर्म में, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है ना जी। और पोजीशन वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, आर से, वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है ना। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
देखो अगर तुम्हें याद हो तो ये सब पहली क्लास में बता चुके हैं, समझ में आ रहा है ना। तो पोजीशन वेक्टर अगर इसका देखोगे तो क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जिसमें एक्स इज एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन एंड वाई इज वाई कंपोनेंट ऑफ पोजीशन। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ गए ना। तो देखो जब भी अगर टू डायमेंशनल मोशन की बात होगी, टू डायमेंशन में जब हम पोजीशन की बात कर रहे थे, तो एक्स कॉमा वाई, या पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या लिख दे रहे थे, एक्स आई कैप वाई जे कैप, मतलब पोजीशन का एक एक्स कंपोनेंट होता था और एक वाई कंपोनेंट होता था। इसी तरह से जब इसमें वेलोसिटी की बात करोगे, ठीक है, जब इसमें वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी का भी क्या होगा, एक एक्स कंपोनेंट होगा और वेलोसिटी का एक वाई कंपोनेंट भी होगा। तो जब वेलोसिटी लिखोगे तो क्या लिखोगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है, जहां पे वी एक्स क्या है, ये है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वी वाई क्या है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं। इसी तरह से जब आप एक्सेलरेशन की बात करेंगे, जब एक्सेलरेशन की आप बात करेंगे तो एक्सेलरेशन का भी एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट, जिसको हम मान लो ए एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा जिसको ए वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हालांकि जो बेसिक डिफिनीशन है तो वो तो वही रहेगा भाई, समझ में आ रहा है ना। जैसे वेलोसिटी था तो वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या था, जो डेफिनेशन था वेलोसिटी का वो क्या था, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब पोजीशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dr अपॉन dt। सिमिलरली जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dv अपॉन dt। ये बेसिक डिफिनीशन तो बदल नहीं जाएगा। बोलो जी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो अगर यहां पे देखोगे तो यहां पे ax क्या था, मैंने बोला था आपको, ये क्या है, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और सिमिलरली जो ए वाई था वो क्या था, y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो अब देखो भाई, यहां से तुम्हें क्या समझ लेना है, अगर हम इसको दो भागों में डिवाइड कर लें, अगर इस जो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है इसको मैं अगर दो भागों में डिवाइड कर लूं, एक डिवाइड कर लूं अलोंग एक्स एक्सिस और एक मैं डिवाइड कर लूं अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। एक मैंने किधर ले लिया, एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक हमने किधर ले लिया, वाई एक्सिस के अलोंग। तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग पोजीशन देखोगे तो क्या लिखते थे वो, एक्स, जो एक्स पोजीशन का जो एक्स के अलोंग कंपोनेंट है वो तो एक्स है, और पोजीशन का वाई के अलोंग जो कंपोनेंट है वो कितना है, वो तो वाई है। समझ में आ रहा है ना। जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वी एक्स है, जो कि किसके इक्वल होगा, पोजीशन के एक्स कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है ना। वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो पोजीशन के एक्स कंपोनेंट के डिफरेंशिएशन के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो क्या हो गया, पोजीशन के वाई कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन। सिमिलरली जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन। समझ गए ना। इसी तरह से जो y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा है ना।
बोलो जी, क्लियर है? ठीक है। इसी तरह से ये इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है, तो आप कभी भी कोई भी मतलब टू डायमेंशनल मोशन होगा, कोई भी मान लीजिए टू डायमेंशनल मोशन है, तो उसको आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, उसका एक्स कंपोनेंट पे आप अपनी निगाह रखेंगे और उसके वाई कंपोनेंट पे उसकी निगाह रखेंगे। सोना मना है भाई, ठीक है, एक्स कंपोनेंट पे उसकी निगाह रखेंगे और उसके वाई कंपोनेंट पे, समझ में आ रहा है ना? और ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, समझ में आ रहा है ना? मतलब एक्स कंपोनेंट के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी किसी टाइम इंटरवल के बाद, एक्स कंपोनेंट के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी किसी टाइम इंटरवल के बाद, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट क्या है। समझ में आ रहा है ना? मतलब एक्स वाला चीज वाई को इफेक्ट नहीं करेगा और वाई के अलोंग वाली जो चीज होगी वो एक्स को इफेक्ट नहीं करेगी, ये दोनों इंडिपेंडेंटली चलते रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? उनका कंबाइंड रिजल्ट कुछ और आएगा, वो अलग बात है, लेकिन दोनों को अलग अलग तुम ट्रीट करोगे अपने कैलकुलेशन में। ठीक है, कंबाइंड करके ओवरऑल कुछ और होगा, अलग बात है, लेकिन आप इंडिपेंडेंटली दोनों को अलग अलग आप ट्रीट करेंगे। बताइए, ये बात समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर है ना? जैसे देखो, इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो पहले एक क्वेश्चन आपने लिखिए, चलिए, अच्छा इसको तो आप लोग लिख लीजिए पहले जल्दी से, इसको तो लिख लीजिए ना। चलिए एक जरा एग्जांपल समझते हैं इसको, ठीक है ना? जैसे एक एग्जांपल ले लो यार। जैसे मान लो, सपोज करो कि अ बॉडी या एक पार्टिकल, अ पार्टिकल starts moving in xy plane, starts moving in xy plane with a velocity of 2i cap plus 3j cap meter per second. A particle starts moving in xy plane with a velocity of 2i cap plus 3j cap meter per second under a constant acceleration of 4i cap plus 5j cap meter per second square. Then find the velocity of the particle after time interval of 7 सेकेंड। ठीक है ना? तो ये आपका प्रॉब्लम है। क्या है कि a particle starts moving in xy plane with a velocity of 2i cap plus 3j cap under a constant acceleration of 4i cap plus 5j cap meter per second square. Then you have to find the velocity of particle after the time interval of 7 second. ठीक है, कितने लोगों का आ गया आंसर? तो वेलोसिटी दे दिया है और एक्सेलरेशन दे दिया है। अगर तुम ध्यान से देखोगे, जिनको नहीं आ रहा है, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दिया हुआ है और सिमिलरली एक्सेलरेशन का भी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट गिवन है। समझ रहे हो ना? तो अगर तुम इसको एक्स और वाई के लॉन्ग अगर इसको डिवाइड करते हो इस पूरे मोशन को, तो तुम अगर ध्यान दोगे इसमें, तो एक्स के लॉन्ग अगर देखोगे, तो एक्स के लॉन्ग इनिशियली वेलोसिटी कितने से स्टार्ट हुआ है? देखो, वेलोसिटी इनिशियल कितना दिया है? 2i कैप प्लस 3j कैप। मतलब एक्स के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2 है। ठीक है ना?
इसी तरह से y के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 3 है। देख रहे हो? अरे यार y कंपोनेंट तो 3 है ना, बोलो जी क्लियर है कि नहीं? अगर एक्सेलरेशन तुम देखोगे x कंपोनेंट एक्सेलरेशन का तो वो कितना है? 4 है। और y कंपोनेंट देखोगे एक्सेलरेशन का तो वो कितना है? 5 है। ठीक है ना? और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगा ही सकते हो ना। तो तुम्हें क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी कितनी देर के बाद, कितने टाइम के बाद फाइंड करना है? 7 सेकेंड के बाद वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है ना? तो जो वेलोसिटी फाइंड होके आएगी भाई, उसका एक्स कंपोनेंट भी होगा और कुछ वाई कंपोनेंट भी हो सकता है। तो जो एक्स कंपोनेंट होगा वो एक्स वाले के हिसाब से होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो v इक्वल टू यू प्लस AT। ठीक है? तो x कंपोनेंट जो हो जाएगा 7 सेकेंड के बाद वो क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x कंपोनेंट प्लस एक्सेलरेशन अलोंग x कंपोनेंट इनटू t। तो ये क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी x के अलोंग 2, एक्सेलरेशन 7, टाइम सॉरी एक्सेलरेशन 4 है, टाइम 7 है। तो ये कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है? x कंपोनेंट वेलोसिटी का। इसी तरह से अगर y कंपोनेंट देखोगे वेलोसिटी का आफ्टर टाइम इंटरवल ऑफ 7 सेकेंड तो वो क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो ये कितना हो गया? इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग 3, एक्सेलरेशन 5 और टाइम 7। तो ये कितना हो गया? 38 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? तो जो वेलोसिटी आया 7 सेकेंड के बाद उसका x के अलोंग कितना आया? 30 और y के अलोंग 38। इसका मतलब एक्चुअल में कितना है? इसका मतलब एक्चुअल में कितना है भाई वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड? x कंपोनेंट 30 तो 30 i कैप और y कंपोनेंट 38 j कैप। ये हमारा आंसर हो गया। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यार बताओ क्लियर, आसान है कि नहीं है? भाई बेसिक कॉन्सेप्ट तो आसान ही है कम से कम। अब बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया? जो लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं इन लोगों में से कितने को समझ में आया है? जगा कि नहीं भाई? अभी सो रहा था, जग गया? अच्छा तुम ही तो। क्या जी बोलो, ठीक है? अरे यार बताओ भाई, अगर मेरा चेहरा डरावना लग रहा है तो बता दो, मैं लाइट ऑन कर दे रहा हूं। भूत ऊत से डरते हो तो बता दो भाई। मैं एक लाइट इसलिए नहीं बंद कर रहा हूं कि कहीं मैं एकदम अंधेरे में पढ़ाऊंगा तो बाद में देखने वाला आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि आदमी पढ़ा रहा है कोई बंदर पढ़ा रहा है। हाँ तो मेरा कलर कैसा है ये बता दो तुम। जो जैसा रहेगा वैसा ही तो दिखेगा। क्या जी ठीक है ना? बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? बता दीजिए भाई, एकदम सही से बताइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग केवल ये अब यहां से हम कोई थियरी नहीं पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना? ये पूरा चैप्टर जब तक खत्म नहीं हो जाएगा हम कोई नया थियरी नहीं बताने वाले हैं। ठीक है? क्योंकि हमें कोई जरूरत ही नहीं है, हम तो ऐसे ही पढ़ते चलेंगे इसको। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग साथ ही साथ लिख लीजिए, समय बचेगा। अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इन XY plane from rest under a constant acceleration of 2i cap plus 3j cap meter per second square. Then find
displacement of the particle in after a time interval of 5 सेकेंड। ठीक है ना। तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट किया है और एक्स वाई प्लेन में ही मोशन कर रहा है और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर मोशन कर रहा है, एंड दैट कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज 2i cap plus 3j cap meter per second square. Then you have to find the displacement of the particle in after a time interval of 5 सेकेंड। कितने लोगों का आंसर आ गया? 3 लोगों का आ चुका है आंसर भाई, 4 5, बाकी लोग भी करिए। तुम लोग यार महामूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हो। इसमें भी एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है ना, तो एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग देख लो ना। देखो स्टार्ट, पहले बताओ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज कर सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई। ठीक है ना। तो देखो कहां से स्टार्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहा होगा 0, और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी क्या रहा होगा 0। एक्सेलरेशन क्या है एक्स कंपोनेंट 2, यार एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट 2 है ना, और वाई कंपोनेंट एक्सेलरेशन का क्या है, एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट 3 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है कितने टाइम के बाद, 5 सेकेंड के बाद बताना है, समझ रहे हो ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज ही कर सकते हैं। तो कौन सा होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एक्स कंपोनेंट चाहिए तुम्हें, अगर डिस्प्लेसमेंट का पहले एक्स कंपोनेंट अगर चाहिए तो एक्स के एलॉन्ग जो चीजें हैं उससे तुम फाइंड करोगे, समझ रहे हो ना। तो क्या है भाई, एक्स के एलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2 एक्सेलरेशन इज 2, टाइम कितना है 5 का स्क्वायर कर दो, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आया 25। डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट इज 25। सिमिलरली वाई कंपोनेंट फाइंड कर लो, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, 1/2 एक्सेलरेशन इज 3, टाइम इज 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, क्या जी, और मल्टीप्लाइड बाई 3 75 और डिवाइडेड बाई 2, तो 75/2, हाँ 75 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो इसका मतलब एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना भाई, डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट इज 25 और वाई कंपोनेंट इज 75/2, मतलब हमारा आंसर ये है, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ लिया गया होता डिस्प्लेसमेंट का तो क्या बता देते, √25 स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर बाई 2। क्लियर है, सबको क्लियर है, हटा दो ना इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या है कि एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन, एक पार्टिकल एक प्लेन में मोशन कर रहा है, सपोज करो कि एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल किस में मोशन कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, और एक्स वाई प्लेन में ऐसा मोशन कर रहा है कि किसी टाइम टी पे जो उसका पोजीशन है r, वो है तुम्हारा t⁻³ कैप प्लस t⁻³ माइनस 3t j कैप। ठीक है, पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, और ऐसा मोशन कर रहा है कि किसी टाइम t पे, एट एनी टाइम t,
पोजीशन आर इज, ये है पोजीशन, किसी टाइम टी पे पोजीशन ये है t⁻³ i कैप प्लस t⁻³ माइनस 3t j कैप। बोलो क्लियर है ना? तो तुम्हें क्या करना है, देन फाइंड x component of velocity when y component of velocity is 0। तुम्हें वेलोसिटी का x कंपोनेंट उस मोमेंट पे फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट फाइंड करना है उस मोमेंट पे जब वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है, 0 है। समझ में आ रहा है ना? कितने लोग आ गए आंसर? 2 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी अब कितने लोगों का आ रहा है देखने हैं। पोजीशन का x कंपोनेंट ये है ना, और पोजीशन का y कंपोनेंट ये है ना, बताओ। मतलब जो पोजीशन का x कंपोनेंट है x, वो क्या है, t⁻³ है, और पोजीशन का जो y कंपोनेंट है t⁻³ माइनस 3t है। ये चीज क्लियर है? तो जो पोजीशन का x कंपोनेंट का जब डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट आएगा ना, तो इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, 3t² होगा। सिमिलरली जब पोजीशन के y कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट आएगा ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करो टाइम के रिस्पेक्ट में, 3t² माइनस 3 आएगा। बोलो बात क्लियर है? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें वेलोसिटी का x कंपोनेंट तब फाइंड करना है जब वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है। ठीक है ना जी? वेलोसिटी का x कंपोनेंट तब फाइंड करना है जब वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है, 0 है। वेलोसिटी का y कंपोनेंट जब 0 है तब x कंपोनेंट चाहिए वेलोसिटी का, यही ना? तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 कब है वही तो देख लो ना। तो y कंपोनेंट तो यही आया वेलोसिटी का, इसी को 0 कर लो। क्या जी? तो जब इसको तुम 0 करोगे तो तुम्हें t की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, प्लस माइनस 1 मिलेगी। लेकिन तुम जानते हो कि हम 1 लेंगे, कोई टाइम तो निगेटिव में हो नहीं सकता है। मतलब जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो t=1 पे 0 हो रहा है, t=1 पे ही वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो रहा है। इसका मतलब और उसी मोमेंट पे हमें वेलोसिटी का x कंपोनेंट चाहिए। मतलब ये जो तुम्हारा वेलोसिटी का x कंपोनेंट है कब चाहिए, t=1 पे। तो यही तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, इसी में t की जगह 1 रख दो, तो 3 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर हो गया। बोलो यार ये बात समझ में आई कि नहीं आई यार? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? मान लो ये बोल दिया होता, मान लो इसी क्वेश्चन में ये भी बोल दिया होता तुम्हें कि हमें एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट उस मोमेंट पे बताइए जब वेलोसिटी का y कंपोनेंट इज 0। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट इज 0 एट t=1। तो एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट निकालना है तो वो तो आराम से निकाल सकते हो। जो एक्सीलरेशन का वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो 3t² है। तो एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी के x कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 3t² क्या हो जाएगा, 6t। तो अगर एक्सेलरेशन पूछ रहा होता इसी मोमेंट पे, मतलब t=1 पे, तो इजीली आप फाइंड कर सकते 6 × 1 = 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया ना? चलिए सब लोग लिख लिए इसको। बताइए हटा दूं मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये जो है मान लो कि कोई एक कुछ भी है, ये मतलब कोई एक हाइट है, समझ रहे हो ना? और ये जो हाइट है ये 15 मीटर की हाइट है, ठीक है? और समझ रहे हो ना, ये कोई 15 मीटर की हाइट है। मतलब 15 मीटर की हाइट का मतलब 2 फ्लोर तो हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है? मतलब किसी एक इंडिपेंडेंट हाउस का मतलब दूसरा फ्लोर तक है ये, ठीक है?
तो यहां से 15 मीटर की हाइट से एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो कर दिया 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना, 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड से, मतलब इतनी हाइट से, 15 मीटर की हाइट से किसी चीज को ऐसे फेंक रहे हो, समझ रहे हो ना, मतलब हॉरिजेंटल से कुछ एंगल बना के लेकिन फेंक रहे हो। मान लो कि जो तुमने एंगल बनाया वो कितना है, 37 डिग्री है, ठीक है। तुमने इस ऑब्जेक्ट को 15 मीटर की हाइट से हॉरिजेंटल से 37 डिग्री का एंगल बना के थ्रो कर दिया, ऐसे फेंक दिया तुमने। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो क्लियर है। तो तुम जानते हो कि जब इसको ऐसे थ्रो करोगे तो ये कुछ इस टाइप का मोशन करेगा, ऐसे ऐसे वैसे मोशन करते हुए ये कहीं पे जमीन पे गिरेगा, गिरेगा ना। अरे ऐसे अपने छत से खड़ा होगा, ऐसे कोई चीज फेंकते हो तो वहीं जाके गिरता है कि नहीं गिरता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये कुछ ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे आएगा, फिर जाके कहीं पे गिरेगा, समझ रहे हो ना। तो जब गिरेगा तो भाई मान लो कि तुम जब फेंके हो तो उसके कुछ देर के बाद आके गिरेगा, मान लो कि टी टाइम के बाद आके गिर गया, ठीक है। मतलब धरती पे कब हिट किया दोबारा, ग्राउंड को एक कब हिट किया, फेंकने के टी टाइम के बाद मान लो हिट किया, जो कि आई डोंट नो, वही आपको बताना है कि कितने देर के बाद ये धरती पे गिरेगा, पहली चीज। अब दूसरी चीज देखो, ये कुछ दूर जाके गिरेगा, मतलब यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस भी तो होगा, वो डिस्टेंस मान लो आर है, यहां से यहां वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है, ठीक है। तो ये कितना दूर जाके गिरेगा, मतलब आर की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है, समझ गए ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पहले तो फेंकने के कितनी देर के बाद गिरेगा ग्राउंड पे, और कितनी दूर जाके गिरेगा ये भी बताना है आपको, ठीक है। तो ये दोनों जरा फाइंड करिए आप लोग। मोशन को अगर आप गौर से देखेंगे तो देख रहे हो ये एक प्लेन में मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। और प्लेन कैसा है, एक वर्टिकल प्लेन है, मतलब ये बोर्ड वाला प्लेन। जैसे हम किसी गेंद को यहां से ऐसे फेंक रहे हैं तो ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर यहां गिर रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये इस वाले पूरे प्लेन में मोशन कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, बोलो जी तुम समझ पा रहे हो कि नहीं, कि नींद आ रही है तुम्हें, लाइट बंद हो चुका है, पूरा शांति है, मेरी मधुर आवाज है, तो नींद तो आएगी ही। तो ये एक प्लेन में ही मोशन हो रहा है, ये समझ रहे हो ना, ये वाला प्लेन, ठीक है ना। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये मोशन इन अ प्लेन है, मोशन इन अ प्लेन का एग्जाम्पल एक है ये, बोलो जी क्लियर है। उसका आंसर सही है 3 सेकेंड, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, गलत भी हो सकता हूं मैं, हम और वो एक साथ गलत हो सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है, ठीक है। बोलो जी क्लियर है ना। तो ये एक प्लेन में ही मोशन हो रहा है, तो भाई प्लेन में मोशन हो रहा है तो हम उस प्लेन को XY प्लेन मान लेते हैं, ठीक है। हम उस प्लेन को क्या मान लेते हैं, XY प्लेन मान ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। और मान लो कि ये वाला जो डायरेक्शन है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, यही एक्स एक्सिस है, ठीक है। और जो वर्टिकल वाला है, ये जो वर्टिकल वाला है यही क्या है, वाई एक्सिस है। ऐसा मानने में कोई बुराई हो तो बता दो भाई, कोई बुराई नहीं है कि ऊपर वाले को हमने क्या मान लिया, एक्स एक्सिस, और इधर राइट साइड वाला ये, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इसी को हमने, सॉरी वर्टिकल वाले को वाई मान लिया और हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स मान लिया, ठीक है ना। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भाई ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी को ऑरिजिन मान लो, समझ में आ रहा है ना। तो यहीं पे तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो उसी को तुम मान लो कि 0 0 है वो, और इधर ये एक्स एक्सिस हो गया और ये इधर वाई एक्सिस हो गया। बोलो क्लियर है। अब देखो जब ये मोशन कर रहा है तो उस पर एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, किसके वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो वर्क कर ही रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, उसी की वजह से ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन है,
उसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। और वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो कितना होता है, g, उसको हम लोग स्मॉल g बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हम लोग कितना ले लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। लेकिन तुम मुझे जानते हो कि मैं हमेशा 10 लेता हूँ। समझ में आ रहा है ना? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो इस प्लेन में जो मोशन हो रहा है इसको भी हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हम डिवाइड कर सकते हैं। एक्स एक्सिस अलोंग मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है ना, और वाई के अलोंग वाला इज वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो इस मोशन को भी तुम एक्स के अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस देखो, ठीक है ना, इसको भी तुम अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस की तरह देखो। ठीक है, तो तुम अगर देखोगे y के अलोंग, तो y के अलोंग एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, समझ रहे हो ना, y के अलोंग नीचे की तरफ क्या है, एक एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इस y के अलोंग जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, ये सब वेक्टर है तो इसमें साइन कन्वेंशन भी लेते हैं ना, तो इसमें हम नीचे वाली चीज़ को निगेटिव ले रहे हैं और ऊपर वाली चीज़ को पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ये नीचे है ना एक्सेलरेशन, तो इसीलिए हम इसको क्या ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर तुम एक्स एक्सिस के अलोंग देखोगे तो एक्सेलरेशन क्या है, कुछ नहीं है भाई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन थोड़ी है, कोई फोर्स थोड़ी लग रहा है, समझ रहे हो ना, कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। एक सीधा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, भाई चलो नीचे की तरफ तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा था, ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स हमने दिया नहीं है, तो कोई फोर्स दिया नहीं तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो चुका है। समझ में आ रहा है ना? जो अगर ये क्वेश्चन समझ गया, अभी मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम नहीं लिया हूँ ना, लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो समझ लेना कि प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इधर ध्यान दो, तो y के अलोंग एक्सेलरेशन -10 और x के अलोंग एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए भाई, जो ये 50/3 मीटर पर सेकेंड है, इसका अगर आप इधर की तरफ कंपोनेंट देखेंगे इस वेलोसिटी का तो कितना आएगा, 50/3 इंटू cos 37 आएगा, cos 37 डिग्री, मतलब 50/3 cos 37 कितना होगा, 4/5, मतलब ये कितना आ गया, 40/3 x के अलोंग, मतलब x के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 40/3 मीटर पर सेकेंड। बोलो x के अलोंग। इसी तरह से जब तुम y के अलोंग देखोगे तो वो कितना आएगा, 50/3 sin 37, मतलब 50/3 इंटू साइन 37, साइन 37 कितना हो गया, 3/5। बोलो क्लियर है ना? मतलब ये कितना आ गया, 10। बताओ जी, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 10 आया कि नहीं आया? मतलब जो y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी आया वो कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड आया। अब ये बताओ -10 लिखूं कि +10 लिखूं? देखो इसको भी मैं प्लस लिख रहा हूं क्योंकि इधर की तरफ है, राइट साइड में हम चीजों को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और y के अलोंग भी ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, तो ऊपर की तरफ हमने क्या माना है, पॉजिटिव, तो इसीलिए दोनों को मैंने पॉजिटिव लिखा। बताओ जी क्लियर है, समझ रहे हो ना? अब यहाँ पे पहले देखो, हम पहले टाइम निकालते हैं, ध्यान से समझ लेना भाई, पहले हम लोग टाइम निकालते हैं। तो ये बताओ जब यहां से यहां गिरेगा तो y के अलोंग कितना नीचे आया होगा, y के अलोंग तो 15 ही नीचे आया होगा ना। देखो यहां से जब तुम फेंके हो और यहां गिरा है तो ये y के अलोंग तो 15 ही नीचे आया होगा। अब ये चाहे कहीं भी गिरा हो उससे क्या मतलब है, लेकिन y के अलोंग तो 15 ही आया होगा नीचे, मतलब y के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो तो 15 ही है। बोलो क्लियर है कि नहीं? और y के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है 15, वो ऊपर है कि नीचे है,
नीचे है तो निगेटिव में लिखोगे डिस्प्लेसमेंट की पॉजिटिव में? निगेटिव में। तो y के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है उसको निगेटिव में लिखोगे -15 मीटर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई यार? बोलो जी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब जरा तुम बताओ, y के अलोंग तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया, y के अलोंग तुम्हें एक्सेलरेशन पता चल गया, y के अलोंग तुमको डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, तो टाइम ही तो तुम्हें निकालना है ना। बोलो, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? भाई पूरा हवा मोशन हो रहा है, कहीं हो रहा है, क्या मतलब है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ी बदल जाएगा नीचे की तरफ, वो तो कांस्टेंट है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन आप मोशन लगा सकते हो कि नहीं? लगा सकते हो। ठीक है, तो तुम क्या कर लोगे, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि इसी में का सब चीज़ हमको पता है, बस टाइम नहीं पता है। ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -15। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 प्लस में टाइम ही तो निकालना है। फिर क्या करोगे? +1/2 एक्सेलरेशन -10 टाइम ही तो निकालना है। बोलो क्लियर है ना। तो तुम यहां से ध्यान दोगे अगर, तो कितना हो गया? -15 = 10t, और ये कितना हो जाएगा? -5t स्क्वायर। बोलो जी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए। क्लियर है ना। तो यहां से अब इसको आप सभ्यता से लिखने का प्रयास करेंगे तो 5 से आप जानते हैं डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? -3 = 2t - t स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं? अब मैं यहां लिख दूं, कोई दिक्कत है? इसको लिख सकता हूं मैं क्या? t स्क्वायर -2t -3 = 0। समझ रहे हो ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं अब? t स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? -3t + t -3 = 0। यहाँ से t कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? t -3, फिर प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, t -3 = 0। मतलब t की वैल्यू एक हो गई 3 और एक t की वैल्यू हो गई -1, जो कि हमको लेना नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। बोलो समझ में आ रहा है ना। मतलब कितनी देर के बाद धरती पे गिरेगा दोबारा? 3 सेकंड के बाद गिरेगा। ये चीज क्लियर हो गया। अब बताओ, देखो ये r हमको फाइंड करना था, समझ रहे हो ना। तो भाई देखो, जितने देर में ही नीचे आए उतने ही देर में तो आगे बढ़ा होगा ना, वो टाइम थोड़ी बदल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जितने देर तुम x के अलोंग मोशन देख रहे हो उतने ही देर तो y के अलोंग मोशन देखोगे, या जितने देर y के अलोंग देख रहे हो उतने ही देर तो x के अलोंग देखोगे। तो गिरने में टाइम कितना लगा है? 3 सेकंड के बाद गिर गया है, तो इसका मतलब 3 सेकंड में ही तो इधर गया होगा। तो इधर गया है, तो इधर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 40/3 थी, और एक्सेलरेशन क्या था? 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी तो बदल नहीं रहा है भाई साहब, वेलोसिटी तो बदल नहीं रहा है। मतलब इधर के तरफ जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट बना हुआ है। समझ रहे हो ना। तो ये तो बड़ा सिंपल सा मामला हो गया। जैसे मान लो कि कोई ट्रक है, वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा है, मतलब उसका स्पीड कितना है? 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड है। तो 2 घंटे में कितना दूरी चलेगा? 100 किलोमीटर चलेगा ना। 20 घंटे में कितना चलेगा? 1000 किलोमीटर चलेगा। अरे डायरेक्ट क्या कर रहे हो तुम? स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो ये वाला जो चीज है, इधर वाला जो स्पीड है वो कितना है? 40/3, जो कि बदल भी नहीं रहा है। बदल तो नहीं रहा है ना, इधर की तरफ तो बदल नहीं रहा है। तो इसका मतलब इधर की तरफ कितना दूरी चलेगा वही तो r होगा। बोलो समझ में आ रहा है ना। इधर की तरफ जो दूरी चल रहा है वही तो r होगा। और इधर की तरफ कितना दूरी चलेगा? कितने से चल रहा है? 40/3 से, लगातार 40/3 से चल रहा है, वो बदल नहीं रहा है। और कितने देर तक चल रहा है? 3 सेकंड से। तो 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आ गया? 40 मीटर। मतलब इधर कितना दूर जाके गिरेगा? 40 मीटर। कितने लोगों का आंसर एकदम करेक्ट यही आया है? बस एक आदमी का आया है। एक्सेलरेशन -10 मीटर/सेकंड लेने का बस मेरा एक ही कारण है कि हमने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, और नीचे कोई डायरेक्शन है तो उसको निगेटिव से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन किधर है? ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है ना, तो भाई हम नीचे है तो निगेटिव में रखेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है।
देखो ये सेम टावर जो था वही है, ये देख लीजिए सभी लोग। यहाँ से अब जो ऑब्जेक्ट है उसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हम लोग थ्रो कर रहे हैं, एकदम हॉरिजेंटली, मतलब एकदम सीधे ऐसे फेंक रहे हैं, समझ रहे हो ना, मतलब हम ऐसे या ऐसे नहीं फेंक रहे हैं, एकदम सीधा फेंक रहे हैं ऐसे, समझ रहे हो ना, एकदम हॉरिजेंटल डायरेक्शन। लेकिन तुम फिर भी जानते हो कि एकदम हॉरिजेंटल तो चलेगा नहीं, ऐसे ऐसे आके कहीं पे यहाँ पे गिरेगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये बताओ जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो उस समय इसकी स्पीड क्या होगी, ये बताना है। ग्राउंड को जब ये हिट कर रहा होगा तो उस समय स्पीड क्या होगी, ये बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। 15 मीटर की हाइट से एकदम हॉरिजेंटली फेंके हैं तो भाई आके कहीं पे ग्राउंड को टच करेगा, हिट करेगा, तो हिट करेगा तो किस स्पीड से हिट करेगा ग्राउंड को, ठीक है ना। ठीक है, लिख लिए क्वेश्चन आप लोग सबने, जिनको हो गया है वो लोग लिख चुके हैं ना। ठीक है, अब मैं यही वाला समझाता हूं तब तक। देखो पहले तो ऐसे इसको फेंके हो, ठीक है, दोनों ध्यान दो। तो मोशन देखो इनिशियली तो हम ऐसे फेंके हैं, समझ रहे हो ना, तो ऐसे फेंके हैं तो वेलोसिटी का एक इधर कंपोनेंट ले लिए और एक इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिए, मतलब एक अच्छा ये बताओ हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन पता है कि नहीं क्या होता है। मतलब ये वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल है, समझ में आ रहा है ना। तो जो वेलोसिटी ऐसे दिए हैं इसका दो कंपोनेंट ले लिए, एक इधर की तरफ और एक ऊपर की तरफ, ठीक है, दो कंपोनेंट ले लिए, एक इधर और एक इधर। तो कंपोनेंट निकालने आता है, नहीं भी आता है तो हम बोले थे सीख लेना, 50 बार तो बता ही चुके हैं। तो इधर वाला कंपोनेंट निकालोगे तो क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाई 3 cos 37, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिकल वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है, वर्टिकल वाला कंपोनेंट 10 आ गया, इधर वाला 40/3 आ गया। यार ये तो क्लियर है ना। अब देखो मैंने होशियारी क्या किया है कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन को मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, वो आ गया क्या उसका आंसर, ठीक है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया है, एक्स एक्सिस मान लिया है, और वर्टिकल डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया है, वाई एक्सिस मान लिया है, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस में राइट साइड में जो चीज़ होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट में जो होता है उसको निगेटिव लेते हैं। इसी तरह से वाई एक्सिस में देखोगे तो ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले को निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो इसमें राइट साइड वाले को हमने पॉजिटिव लिया, लेफ्ट वाले को निगेटिव, इसमें ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को निगेटिव, ठीक। तो अब यहां पे ध्यान दो, बॉडी यहां से यहां गिरा है, समझ रहे हो ना। बॉडी यहां से जब यहां गिरी हुई है तो वाई के अलोंग बस देखो तुम ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे के हिसाब से सोचो, थोड़ा सा शांति शांति बना करो आराम से, ऊपर नीचे के हिसाब से सोचो। ये दाएं बाएं किधर गिरा है वो छोड़ दो, बस ऊपर नीचे के बारे में सोचो। तो ये बताओ ये बॉडी नीचे आई है कि ऊपर गई है, ये कहीं भी गिरी हो नीचे ही आई है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ ना। तो जब कोई चीज नीचे की तरफ है डायरेक्शन तो उसको निगेटिव लोगे कि पॉजिटिव लोगे, निगेटिव लोगे। तो इसीलिए मैं -15 लिया हूं डिस्प्लेसमेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। मैं इसीलिए y के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट लिया हूं मैं कितना लिया हूं, -15 लिया हूं, ठीक है ना। बताओ बात समझ में आ गई, ठीक है। अब दूसरी चीज, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो नीचे है ना एक्सेलरेशन, तो अगेन नीचे वाला डायरेक्शन हम क्या लेंगे, उसको निगेटिव से दिखाना पड़ेगा। इसीलिए जो हम एक्सेलरेशन लिए हैं ड्यू टू ग्रेविटी 10 वो -10 लिए हैं। बताओ बात समझ में आ रहा है, क्योंकि उसका डायरेक्शन किधर था, नीचे की तरफ था। बोलो समझ में आया ना। इनिशियल वेलोसिटी अगर y के अलोंग तुम देख रहे हो तो ऊपर है, कितना 10 वाला वेलोसिटी ऊपर है ना इनिशियल वाली वेलोसिटी, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी मैंने +10 लिया हुआ है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ, इसी तरह से जब x वाले के अलोंग आ रहे हो तो x के अलोंग हॉरिजेंटल में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, ठीक है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो जब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन 0 है,
तो हमने एक्सेलरेशन 0 ले लिया है एक्स के अलॉन्ग, और एक्स के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी तुम खुद निकाली हो यहाँ पे 40/3, वो हम पॉजिटिव लिए हैं। क्यों? क्योंकि यार ये तो राइट साइड वाला डायरेक्शन तो पॉजिटिव लेना था, तो हम पॉजिटिव ले लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके टाइम निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जब हम इधर वाले निकालने की बारी आई, ओए थोड़ा सा शांति बनाओ यार, जब इधर की तरफ निकालने की बारी आई तो हमने क्या किया, देखो जब एक्स के भाई इधर जा रहा है तो ये तो एक्स वाला मामला है ना, ऊपर नीचे कोई चीज हो रहा है तो वो वाई वाला मामला है, इधर इधर जाएगा तो वो एक्स वाला मामला है, तो ये एक्स वाले से गवर्न होगा। तो एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी है 40/3, और एक्सेलरेशन तो एक्स के अलॉन्ग 0 है, मतलब वेलोसिटी बदलेगी नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं तो वेलोसिटी क्या बदलेगी। समझ में आ रहा है ना? तो इधर की तरफ कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, तो इसी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी। और कब तक बढ़ेगी? जब तक गिर ना जाए ज़मीन पे। ज़मीन पे कितने देर के बाद गिरी है? 3 सेकेंड के बाद। इसका मतलब 3 सेकेंड तक इधर चलती रहेगी। तो अगर 40/3 के स्पीड से 3 सेकेंड तक इधर चलती रहेगी तो कितना दूर चलेगी? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है 440/3, टाइम कितना है 3, मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 3 कट के 40 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार बता दो समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये आखिरी प्रयास कर रहा हूँ समझाने का, अब बाहर के गधों उधों को समझ में आना शुरू हो जाएगा, जो नीचे खड़े हैं, कुत्ते बिल्लियाँ गधे चूहे, इधर चींटियों को समझ में आने लगेगा। अगर इससे ज़्यादा और समझाया तो ये समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है ना? ठीक है, इसमें भी वही सेम चीज़ करोगे कि क्या करोगे, ये क्या हो गया, जिनको नहीं समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया, यही ना यार? बताओ क्लियर है ना? तो अगर इसमें तुम ध्यान दोगे तो इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है यार, ठीक है ना? इसमें अगर कोई लफड़ा नहीं है, आप आराम से देखेंगे तो कि इसमें तो सारा चीज़ पहले पका पकाया हुआ है। एक्स के अलॉन्ग ही है वेलोसिटी इनिशियली, ठीक है ना? तो अगर एक्स के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड हो गया ना, क्योंकि फेंक ही रहे हैं एक्स की तरफ, तो एक्स के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी 10 हो गया। और एक्सेलरेशन तो एक्स के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ होगा नहीं, ये तो 0 होगा। समझ रहे हो ना? इतना क्लियर है? अगर वाई के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी देखोगे तो 0 है, वाई के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी 0 है। वाई के अलॉन्ग तो कोई वेलोसिटी है नहीं, हम तो इधर वेलोसिटी दे रहे हैं शुरू में, स्टार्ट में, बाद में हो जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना वाई के अलॉन्ग, लेकिन स्टार्ट में कोई वेलोसिटी नहीं है वाई के अलॉन्ग, क्योंकि सारी वेलोसिटी किधर है? एक्स के अलॉन्ग है। लेकिन वाई के अलॉन्ग यार एक्सेलरेशन तो है ना -10 वाला, बोलो क्लियर है ना? और जब जमीन पे गिरेगा तो तुम भी जानते हो क्या होगा, ठीक है? जमीन पे जब गिरेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वाई के अलॉन्ग? अगर देखोगे तो देखो यहां से यहां जमीन पे गिर रहा है, तो वाई के अलॉन्ग कितना नीचे आया? वाई के अलॉन्ग आया 15 नीचे, लेकिन नीचे आया ना, नीचे वाले को क्या लेना है? माइनस में, डिस्प्लेसमेंट हो गया -15 मीटर। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो टाइम पूछता तो आराम से निकाल देते, ठीक है? लेकिन हमसे पूछ रहा है कि किस स्पीड से टकराएगा, ठीक है? किस स्पीड से टकराएगा, तो थोड़ा सा आओ अलग तरीके से ये बताओ। जब टकरा रहा होगा तो टकराने से पहले एक्स के अलॉन्ग कुछ वेलोसिटी होगी, मतलब टकराएगा जिस वेलोसिटी से, भाई देखो जिस भी वेलोसिटी से टकराएगा तो उसका एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा। समझ रहे हो ना? मान लो एक्स कंपोनेंट वी एक्स है और वाई कंपोनेंट कितना है? वी वाई है, ठीक है? लेकिन तुम जानते हो कि एक्स के अलॉन्ग तो एक्सेलरेशन है नहीं, एक्स के अलॉन्ग तो एक्सेलरेशन है नहीं, तो एक्स के अलॉन्ग वाली जो वेलोसिटी है 10, वो तो बदलेगी नहीं भाई साहब। समझ में आ रहा है ना? वो तो टकराने समय तक कुछ नहीं बदलने वाला है उसमें, क्योंकि एक्स के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कहाँ है कि बदलेगा। समझ रहे हो ना? तो ये वाला जो एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी है तो 10 मेंटेन रहेगी। बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ रहे हो ना? जो बदलेगी फाइनली ये वाई वाला बदल सकता है, क्योंकि वाई की तरफ एक्सेलरेशन है। तो देखो वाई इनिशियल वेलोसिटी वाई के अलॉन्ग 0 है, एक्सेलरेशन वाई के अलॉन्ग -10 है, डिस्प्लेसमेंट वाई के अलॉन्ग -15 है। तो फाइनल वेलोसिटी वाई के अलॉन्ग निकाल लोगे v² = u² + 2as। इक्वेशन ऑफ मोशन हम बस इसीलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन।
बोलो क्लियर है ना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन तो तभी वैलिड है भैया जब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर? नहीं तो हर केस में एक्सेलरेशन मत कांस्टेंट कर लेना, ठीक है। तो बोलो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से निकल जाएगा। तो देखो v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, y के लॉन्ग 0, एक्सेलरेशन y के लॉन्ग -10 है, एक्सेलरेशन y के लॉन्ग -10 देख लो यार मित्र, और डिस्प्लेसमेंट y के लॉन्ग -15 है। समझ गए ना? तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा बता दो। छोड़ो जाने दो, हमें क्या मतलब है उससे, हमें तो लेना है क्या, अरे यार हमें तो रूट निकालना है ना, समझ रहे हो ना। वैसे भी रूट निकालना मुश्किल लग रहा है कि नहीं जी, मुश्किल कहाँ है, इसमें से 2 तो आ ही जाएगा, बढ़िया है। इसमें से देखो 3 आ जाएगा और ये 5 इधर निकल गया, 2 इधर निकल गया, मतलब 10 √3 लिख सकते हैं क्या? हाँ 10 √3 लिख सकते हैं। क्या 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 u इक्वल टू 10 दिया है, कहाँ u इक्वल टू 10 दिया है भाई साहब, y के लॉन्ग 0 है। अरे यार तुम्हारा आंसर गलत है क्या जी, जबरदस्ती 20 लाए हो क्या तुम, तब कैसे क्या कह रहे हो। तो यार देखो ये y के लॉन्ग वाला आ गया ना, ठीक है। मतलब इधर की तरफ जो y के लॉन्ग गिर रहा है उस समय क्या वेलोसिटी है, y के लॉन्ग वाला वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का y कंपोनेंट, वो इतना हुआ कि नहीं हुआ। तो गिरते समय मतलब जमीन को हिट करते समय x के लॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट इज दिस एंड y के लॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट इज दिस। बोलो क्लियर है ना, बताओ। हालांकि ये माइनस में होगा, तुम भी जानते हो नीचे है, समझ रहे हो ना, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं तो ठीक है। तो जमीन को हिट करते समय वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज दिस 10 मीटर वाला और y कंपोनेंट इज नीचे की तरफ 10 √3। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मतलब अगर तुम हिट करते समय अगर वेलोसिटी देखने की बात करोगे तो x कंपोनेंट कितना हो गया 10 i कैप और y कंपोनेंट कितना हो गया नीचे की तरफ है तो -10 √3 j कैप। लेकिन हमको चलो स्पीड की बात कर रहे थे, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही तो स्पीड है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है √10 का स्क्वायर प्लस 10 √3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, √10 का स्क्वायर प्लस 10 √3 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अब ये तो सॉल्व करने सबको आता होगा, संसार के हर प्राणी को आता होगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 × 2 = 20 मीटर पर सेकेंड। ये आता है ना सबको, लिख लीजिए इसको, जिसको लिखना है लिख लीजिए, जिसको लिखना है जल्दी लिखिए। अब देखो यही सब जो हो रहा है ना, यही सब प्रोजेक्टाइल मोशन है, और क्या, समझ में आ रहा है ना। अब चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं जल्दी से। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए जो अभी इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन लगाया हूं, अगर समझ में आ गया तो समझो भाई साहब कि बहुत हद तक चीज़ें आसान हो गई और लगभग फिनिश होने के कगार पे भी है। समझ रहे हो ना, मतलब करने को तो हमारे पास हज़ारों क्वेश्चन है करने के लिए, वो उसकी बात अलग है, लेकिन कहने का मतलब कॉन्सेप्ट वाइज बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी आपको, ठीक है ना। आइए देखो, ये मान लो अर्थ सरफेस है, ये जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से अर्थ सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। अर्थ सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को कितने स्पीड से थ्रो किया गया, u स्पीड से थ्रो किया गया, और हॉरिजेंटल से कुछ एंगल बना के थीटा, ठीक है ना। हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना के थ्रो किया गया, थीटा एंगल बना के थ्रो किया गया। तो जब थीटा एंगल बना के थ्रो करोगे तो जाहिर सी बात है कि ऐसे मतलब जैसे क्रिकेट में बॉल कोई थ्रो करते हो, समझ रहे हो ना, फील्डिंग करते समय ऐसे उठा के फेंकते हो ना, ठीक है। तो वैसे तुमने थ्रो किया तो ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, फिर कहीं पे दोबारा ग्राउंड को हिट करेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। दोबारा ग्राउंड को हिट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा भाई, ठीक है। और जहाँ से तुमने थ्रो किया उससे कुछ दूरी पे जाके ग्राउंड को हिट करेगा। तो यहाँ से ले करके जहाँ से तुमने थ्रो किया और जहाँ पे ग्राउंड को हिट किया, इसको मान लो मैं मान लेता हूँ r, ठीक है। इसको मैं क्या मान लेता हूँ r, ठीक है। उसके बाद जब तुमने थ्रो किया है तो ये देखो 2 चीज़ एक साथ हो रही थी। एक तो ये ऊपर भी जा रहा था, जो ऑब्जेक्ट तुमने थ्रो किया था वो ऊपर भी जा रहा था और साथ ही साथ आगे भी बढ़ रहा था, समझ रहे हो ना।
लेकिन तुम देख रहे हो कि ऊपर तो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लेकिन एक समय के बाद नीचे आना शुरू हो गया है। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये एक मैक्सिमम हाइट भी अचीव किया है ड्यूरिंग मोशन। समझ रहे हो ना? जब तुमने थ्रो किया तो उस समय तो ऊपर जा रहा था जा रहा था जा रहा था भाई, ठीक है, लेकिन एक मैक्सिमम हाइट के बाद फिर ये नीचे भी आने लगा था। मतलब ड्यूरिंग द मोशन ये एक मैक्सिमम हाइट अचीव किया था। समझ में आ रहा है ना? उसको मान लो मैंने एच मैक्स नाम दे दिया है, ठीक है। और जहां से फेंके हो कितना दूर जाके गिरा है? आर दूरी पे जाके गिरा है। देखो हमको ना मैक्सिमम हाइट पता है ना हमको ये आर पता है, ठीक है ना। प्लस उसके बाद जब तुम फेंके हो तो कुछ आफ्टर टाइम टी ये जमीन को हिट किया है, क्योंकि फेंकने के कुछ देर बाद ही तो जमीन पे गिरेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फेंकने के तो कुछ देर बाद ही जमीन पे गिरेगा। तो मान लो कि टी टाइम के बाद जमीन पे क्या किया है? गिरा है। मतलब टी टाइम तक ये हवा में रहा है भाई, जब फेंके से लेकर के जब जमीन पे गिरा है, ठीक है, तो वो टी टाइम तक क्या रहा? हवा में ही रहा है। तो वो भी टाइम हालांकि हमको पता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? बस हमको क्या पता है कि किस स्पीड से फेंका गया था और कितना एंगल पे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसको थ्रो किया गया था। समझ रहे हो ना? और भाई जाहिर सी बात है कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, पूरा ग्रेविटी की वजह से ही तो नीचे आ रहा है, और जो तुमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया था उसके वजह से ही आगे जा रहा है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमको बस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पता है। समझ में आ रहा है ना? मतलब इन शॉर्ट हमको क्या क्या पता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, किस स्पीड से तुमने थ्रो किया वो u पता है, किस एंगल पे तुमने थ्रो किया फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो थीटा पता है, ठीक है ना। तुमको ये वाली कितना दूर जाके गिरा ये पता है ना, तुम कितना मैक्सिमम हाइट ये अचीव किया वो पता है ना, ये कितने देर तक हवा में रहा कैपिटल टी वाला टाइम वो भी तुमको नहीं पता है। तो यही तीनों तुमको फाइंड करना है, तो फाइंड करके बताइए। चलिए ठीक है, सब लोग इधर देखिए, जिनका आ गया है वो भी और जिनका नहीं आया वो भी, कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल अनलेस कि जिनका सारा सही नहीं है। देखो इधर ये वाला जो डायरेक्शन है इसको एक्स एक्सिस मान लो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाले को, और वर्टिकल वाले को वाई एक्सिस मान लो, ठीक है ना। वर्टिकल वाले को क्या मान लो? वाई एक्सिस मान लो। तो इधर वाले को क्या मान लिया मैंने? एक्स एक्सिस, और ऊपर वाले डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया? वाई एक्सिस मान लिया। तो देखिए हम जाहिर सी बात है कि हमको कंपोनेंट्स दोनों कंपोनेंट्स में देखना है, एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। तो इस u का इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा? u cos थीटा हो जाएगा, और वर्टिकल वाला कंपोनेंट u sin थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो अगर तुम x के लॉन्ग देखोगे, x के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? u cos थीटा हो गया। अरे यार x तो यही है ना, तो x के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, और एक्सेलरेशन तो x के लॉन्ग क्या होगा? जीरो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? y के लॉन्ग अगर देखोगे इनिशियल वेलोसिटी तो ये क्या है? u sin थीटा है। y के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u sin थीटा, ऊपर की तरफ है तो इसीलिए हम पॉजिटिव ही रख रहे हैं। समझ रहे हो ना? और अगर एक्सेलरेशन तुम देखोगे y के लॉन्ग तो नीचे की तरफ है, तो जी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है वो क्या होता है? g लेते हैं उसको, स्मॉल g, लेकिन नीचे की तरफ है तो माइनस g लेना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रा ध्यान दो कि जब देखो यहाँ से फेंके और फिर दोबारा धरती पे गिर गया तो y के लॉन्ग कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब क्या ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे कुछ हुआ क्या? फेंके हो धरती से और दोबारा गिर गया धरती पे, तो ऊपर नीचे कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ ना। समझ रहे हो ना? जैसे तुम अगर प्लेन से फेंके होते किसी गड्ढे में जा गिर गया होता तब तो मानते कि नीचे चला गया, या प्लेन से फेंकते और किसी पहाड़ पे जाके रुक गया होता तब मानते कि ऊपर चला गया। लेकिन तुम प्लेन से ही फेंके हो और दोबारा प्लेन पे ही गिर गया तो ऊपर नीचे तो कुछ हुआ नहीं,
इसका मतलब y के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ। अगर तुम यहां से लेकर पूरा यहां तक देखते हो तो बताओ जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मान लो कि ऐसा होने में कितना टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है जो दिया है। समझ में आ रहा है ना? जो तुम्हें क्या करना है, फाइंड आउट भी करना है। ठीक है, तो कौन सा वाला इक्वेशन यूज करोगे? इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो सेकेंड वाला यूज करोगे ना, टाइम निकालना है तो क्या है सेकेंड वाला, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पता है। ठीक है, तो s तो 0 है y के लॉन्ग। अगर y के लॉन्ग देख रहे हो ना यहाँ पे, तो s तो y के लॉन्ग क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी y के लॉन्ग क्या है, u साइन थीटा, और टाइम जो निकालना है वो t है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर ये क्या हो जाएगा, 1/2 g की एक्सेलरेशन की वैल्यू तो माइनस में है, माइनस जी, तो एक्सेलरेशन की जगह माइनस रख दिए, माइनस जी, और टाइम क्या है, t स्क्वायर है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो 0 ही रहेगा, इधर क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा। t भी कॉमन करके गायब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी समझ में आता है कि नहीं यार? बोलो जी, एक t बचेगा ना बस, t से t कट जाएगा, दोनों तरफ t से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, 2u साइन थीटा बाई g। बोलो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो यही जो मोशन हो रहा है, इसी मोशन को हम लोग कौन सा मोशन बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब एक तरह का मोशन अंडर ग्रेविटी ही है। समझ में आ रहा है ना? तो जनरली जब हम वन डायमेंशन में मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं तो वहाँ प्रोजेक्टाइल वर्ड नहीं इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो कॉमन पॉपुलर मतलब जो टर्म है ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टर्म पॉपुलर तभी ज़्यादा है जब ये प्लेन में मोशन होता है, अंडर ग्रेविटी मोशन बट प्लेन में मोशन, या एक कर्व्ड पाथ में मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है? तो ये वाला जो टाइम है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, कि कितना देर ये हवा में रहा। बोलो समझ में आ रहा है ना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो बोलो ये बात क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, हम ये आर निकाल लूंगा मैं आराम से, क्योंकि हवा में कितने देर तक रहा, इतने देर तक रहा, टी टाइम तक। देखो आर का संबंध किससे है, आर तो भाई साहब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। देखो ये जो आर है ये तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है ना भाई साहब, बताइए बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये जो आर है ये तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, बोलो क्लियर है कि नहीं? तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये तो हॉरिजेंटल की तरफ क्या है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन तुम जान रहे हो कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन की तरफ वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, जो कि चेंज होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है। अरे एक्सेलरेशन रहे तब तो वेलोसिटी बदले भाई साहब। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये जो आगे बढ़ने वाली इसकी प्रक्रिया है वो तो u cos थीटा से निरंतर जारी रहेगी। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये ऐसा होगा कि कोई गाड़ी चल रहा है u cos थीटा से, और कितने देर तक चलता रहा, t टाइम तक चलता रहा, तो कितना दूर तक चलेगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, तो r ही दूरी तक तो चला है, तो ये r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्पीड है u cos थीटा, और कितने देर तक चला, t टाइम तक, तो t से मल्टीप्लाई कर दोगे। t की वैल्यू हालांकि तुम पहले ही निकाल के बैठे हुए हो, कितना, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। समझ में आ रहा है ना? तो अब यहां से तुम खुद बताओ हमको कि u और u मल्टीप्लाई करोगे तो u स्क्वायर होगा, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा है, या थोड़ा सा सभ्यता से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो ये जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके जगह पे साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, और u मिला करके मल्टीप्लाई करके u स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई ये नीचे वाला g। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया?
तो ये कितना दूर जाके गिरा है, जिसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है, मतलब कितना दूर जाके गिरा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई साहब? ये सब फॉर्मूला निकल रहा है, ये सब याद रखना है। समझ में आ रहा है ना। अब तुमसे जो क्वेश्चन पूछेगा, मतलब आसान वाला सड़ा वाला क्वेश्चन, या इवन किसी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में भी इसको एक तरीके से उसका एक एंसिलरी पार्ट होगा जिसको आप यूज कर सकते हैं अगर फॉर्मूला वगैरह याद रहेगा तो। नहीं तो बाकी सड़ा वड़ा क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इतने से फेंका, इतने स्पीड से फेंका तो कितनी देर बाद गिर जाएगा ज़मीन पर। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करोगे, बार बार निकालने थोड़ी जाओगे यार। बोलो बात समझ में आ रहा है ना। हालांकि अगर निकालने आ रहा होगा तो तुम्हें कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना। इसको फाइंड आउट करना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट, ये एक लाइन का काम है। समझ में आ रहा है नहीं, अंदर अंदर दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लोगे। तो बोलो जी क्लियर है। आर भी क्लियर हो गया, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया। बताओ जी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये तुम्हें मैक्सिमम हाइट चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो पहले इसको जल्दी लिखिए ताकि मैं मैक्सिमम हाइट मैं निकालूंगा इसमें थोड़ा सा कहीं से साइड से। क्या जी ठीक है। और देखो यार इसमें ये है मामला। चलिए तो देखिए दो चीजें तो आ गई भाई, रेंज आ गया और टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब ये मैक्सिमम हाइट भी हमको लोगों को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट भी हम लोगों को फाइंड आउट कर लेना है। तो करें मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट। लिख चुके हैं आप लोग, इधर देखिए। अब चलिए इतना बहुत है जगह, इतनी जगह में हो जाएगा। तो देखो यार अगर तुम थोड़ा सा देखो, मैक्सिमम टू फाइंड मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स फाइंड करने के लिए, ठीक है, समझाना पड़ रहा है इसीलिए समय ज़्यादा लग रहा है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सबको एक तरीके से समझ में नहीं आता है। तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इज क्या। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इज यू साइन थीटा, कोई संदेह नहीं। एक्सिलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस जी, कोई संदेह नहीं। समझ में आ रहा है ना। अब यहां पे देखो, तुम जानते हो कि शुरू में तो u साइन थीटा है ऊपर की तरफ वेलोसिटी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वो वेलोसिटी कम होती जाएगी, ये भी जानते हो तुम। समझ में आ रहा है ना। और मैक्सिमम, और जब तक वो वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी ऊपर वाली, तब तक तो ऊपर जाती रहेगी ना। जैसे मान लो कि मैं इधर चल रहा हूं, तो मेरा इधर की तरफ वेलोसिटी जब तक जीरो नहीं हो जा रहा है तब तक मैं उधर चलता रहूंगा। समझ में आ रहा है ना। तो ऊपर की तरफ वाली जो वेलोसिटी है वो जब तक जीरो नहीं हो जाती है तब तक ऊपर जाता रहेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। मतलब एट मैक्सिमम हाइट पे जो y कंपोनेंट हो जाएगी वेलोसिटी की, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। और मान लो और मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गई है का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो एच मैक्स ही है y की तरफ। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो देखो भाई साहब, तुम्हें जो है इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया, फाइनल वेलोसिटी पता चल गया, एक्सेलरेशन पता चल गया। अब तुम्हें क्या निकाल लेना है, बस डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है। कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, पहला, दूसरा कि तीसरा। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तीसरा यूज कर लोगे यार। क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u साइन थीटा थी, तो u साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2, a की वैल्यू माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, h मैक्स। बताइए भाई साहब, समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब यहां से h मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, h मैक्स की वैल्यू आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यही क्या हो गया, तुम्हारा मैक्सिमम हाइट हो गया। बोलो क्लियर है ना। तो तीन यहां पे चीजें हम लोगों को देखने को मिल गया। एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, दूसरा मैक्सिमम हाइट, तीसरा क्या, रेंज। और ये तीनों का फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। हम इसको आप लोग लिख लीजिए, तो फिर इसको हम समराइज करते हैं। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हो गया, थोड़ा इसको समराइज कर लेते हैं भाई, कि अगर u स्पीड से तुमने फेंका है एट एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है,
2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। और इसमें तुम एक चीज़ प्रूफ कर सकते हो, देखो यहाँ से पूरा यहाँ तक आने में इतना टाइम लग रहा है, एक्चुअली में यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है वो इसी का आधा लगता है, u साइन थीटा बाई जी। और फिर यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगता है वो भी उतना ही लगता है, u साइन थीटा बाई जी। एक्चुअली में इस ठीक उसी तरह जैसे जितना जो ऊपर जाने में टाइम लगता है वर्टिकल वाले मोशन में, उतना ही नीचे आने में लग रहा था। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, जितना यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम, उतना ही मैक्सिमम हाइट से दोबारा ग्राउंड तक आने में टाइम, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम हाइट है एच मैक्स, ये कितना आ गया भाई, जो मैक्सिमम हाइट आ गया है वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आ गया, ठीक है। और ये जो रेंज था आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, मतलब जहाँ से फेंके वहाँ से जहाँ पे फिर दोबारा ज़मीन पे गिरा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ऑनली, ठीक है। ये चीज़ हम क्लियर है। तो ये तीनों फार्मूला आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। जैसे मान लो कि इसको एक जगह लिख लेना तुम लोग, ठीक है ना, लिख लिए ना सभी लोग, एक जगह लिख लीजिएगा आप लोग, आप लिखें, मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि सड़ा सा अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो जैसे मान लो कि बोल दिया कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको थ्रो किया गया 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कितने एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। तो रेंज बताइए, सब बताइए, मतलब रेंज बताइए, ये सब बच्चा एकदम क्वेश्चन है। टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, मैक्सिमम हाइट बताइए, तो बताइए कितना कितना होगा। तो यार कितने लोग अब आ गए आंसर तीनों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों का आ गया। बाकी लोगों का फॉर्मूला नहीं रख पा रहे हो, आ गया ना, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट तो डायरेक्ट है, क्या है भाई, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। 2u की वैल्यू 10, साइन थीटा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई जी, जी की वैल्यू 10 रख दो अब, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 2/3 सेकेंड। अच्छा 1/2 है ना, ठीक है, 2 से 2 भी कट जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर, यही ना, 1 सेकेंड। इसी तरह से r की वैल्यू कितनी हो गई, r की वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो क्या आ गया यू स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, और ये साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 हो गया ना, अरे थीटा की वैल्यू 30 है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई √3/2, और जी की वैल्यू 10, 10 से 1 10 कैंसिल हो गया, और ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 5/3 मीटर में आ गया आंसर। क्लियर है। मैक्सिमम हाइट कितना हो गई, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर है ना, तो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/4, अरे यार साइन थीटा 1/2 का स्क्वायर 1/4 डिवाइडेड बाई 2g, 2 × 10, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया 10/8, 10/8 ना, 10/8 का मतलब क्या होता है 5/4 मीटर आ गया आंसर। 5/4 को लिखना होगा तो लिख लेना अपना जो भी, ठीक है। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कितने लोग आ गया आंसर, और साथ ही समझ में भी आ गया, ये तो कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ है, कभी कभी मान लो कि अगर भूल गए तो तुम डिराइव भी कर सकते हो। एक देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, एंड द लास्ट पॉइंट अभी आज की क्लास के लिए, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि इफ nothing is given then acceleration along horizontal direction is 0। देखो अगर कुछ नहीं दिया है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या मान के चलोगे 0, इस वाले प्रोजेक्टाइल मोशन वाले केस में, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन वाले केस में
अगर कुछ नहीं गिवन है तो तुम क्या मान के चलोगे कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, जीरो है। और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि हाँ, यस, वेलोसिटी अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, सॉरी जीरो है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। इसका मतलब वेलोसिटी जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगा वो बदलेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना, मतलब जो पूरे जैसे यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था, प्रोजेक्टाइल मोशन ये हो रहा था जो, समझ रहे हो ना, तो पहले शुरू में तुमने थीटा एंगल पे किसी स्पीड से फेंका था, u cos थीटा से, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आया था कितना कंपोनेंट, u cos थीटा आया था। तो देखो हमेशा हर मोमेंट पे वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पे क्या होगा, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का जो होगा वो बदलेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना, हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का बदलेगा नहीं, क्योंकि बदलने वाला कोई है ही नहीं। बदलने वाला है एक्सेलरेशन जो कि जीरो है, तो इसका मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का नहीं बदलेगा। चाहे भी वर्टिकल वाला बदल जाएगा, लेकिन वह हॉरिजेंटल वाला कंपोनेंट हमेशा u cos थीटा बना रहेगा। समझ में आ रहा है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटी सी पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आ रहा है ना, प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे लगाओगे, जहां तुम्हें समझ में नहीं आया क्या करना है। जैसे अभी मैंने इसको जो θ/2 वाला दिया था, उस इससे एकदम 1 सेकंड का आंसर है उसका, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है ना, और इसमें है क्या कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज जीरो, दैट्स व्हाई हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। सो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज u cos थीटा, तो u cos थीटा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मेंटेन रहेगा, वो नहीं बदलेगा। वर्टिकल वाला बदलता रहे, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है, बट हॉरिजेंटल कंपोनेंट नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कॉन्सेप्ट नहीं, एक पॉइंट है, क्योंकि तुम भी जानते हो कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन जब जीरो है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब जानते हो। समझ में आ रहा है ना, तो 9th से पता है तुम्हें कि एक्सेलरेशन अगर जीरो होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो इसको आप पहले लिखिए, फिर हम उसका वाला क्वेश्चन लगा के आप लोगों की विदाई समारोह आयोजित कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो देखो मैंने इसको जो क्वेश्चन दिया है, ये मैंने क्या बोला कि भाई हमने किससे प्रोजेक्ट किया है, किस स्पीड से, u स्पीड से, कितना एंगल, थीटा एंगल। तो ये भाई ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, कहीं पे जमीन पे गिर जाएगा। ठीक, तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे तो तुमने पहले फेंका है थीटा पे, लेकिन ये समय के साथ ऐसे ऐसे झुकता जाएगा। ये समझ रहे हो ना, पहले तो तुम थीटा एंगल है, ये ज्यादा है, लेकिन टाइम के साथ ये ऐसे ऐसे झुकता जाएगा ना, ये मतलब टाइम के साथ ये एंगल कम होता जाएगा। और ये जो कमी एंगल जो कम हो रहा है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में थोड़ी कम हो रहा है, ये एकदम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में कम हो रहा है। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे थीटा है, कम होते 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 मैक्सिमम हाइट पे एंगल जीरो बन जाएगा हॉरिजेंटल से। तो ये जो थीटा से जीरो होने की प्रक्रिया है, ये कोई डिस्क्रीट फॉर्मेट में नहीं हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है एकदम। मतलब थीटा से जीरो एकदम कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, मतलब ऑल पॉसिबल एंगल बनता जा रहा है थीटा से लेकर के जीरो तक। समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब जाहिर सी बात है θ/2 भी कहीं बीच में यहाँ पे बनेगा। मतलब जब वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा और ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन है, तो कहीं पे पार्टिकल θ/2 एंगल भी बनाएगा हॉरिजेंटल से। ये तो बात क्लियर है, समझ रहे हो ना। तो मान लो कि जब वेलोसिटी θ/2 एंगल बना रही होगी हॉरिजेंटल से, उस समय स्पीड मान लो v है, मतलब जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, v है, और हॉरिजेंटल से कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल। तो जाहिर सी बात है इस v का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, v cos θ/2 होगा इस मोमेंट पे अगर देखोगे तो।
और स्टार्ट में अगर हॉरिजेंटल कंपोनेंट देखोगे तो क्या होगा, u cos थीटा होगा। समझ में आ रहा है ना, हॉरिजेंटल कंपोनेंट यहाँ है u cos थीटा और यहाँ है v cos थीटा बाई 2। ये v हमको पता नहीं है, यहाँ वाला वेलोसिटी थोड़ी पता है हमको। समझ में आ रहा है ना। तो लेकिन तुमको एक चीज़ पता है कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी बदलती नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ बराबर है कि नहीं है, बोलो बराबर है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, v cos थीटा बाई 2 और u cos थीटा बाई 2 ये दोनों बराबर हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो जब ये दोनों बराबर हुआ तो इसका मतलब v की वैल्यू आ गई यहाँ से, थीटा बाई 2 नहीं है, cos थीटा है बस, ठीक है। तो यहाँ पे v की वैल्यू आ गई, ठीक है। v की वैल्यू कितनी आ गई, u cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2। बताइए ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये वाली स्पीड आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर तुम वर्टिकल कंपोनेंट देख रहे होते तो कितना होता, v साइन थीटा होता। भाई हॉरिजेंटल कंपोनेंट v cos थीटा बाई 2 है, तो वर्टिकल कंपोनेंट v साइन थीटा बाई 2 होता। अरे यार बताओ, और v तुमको आ चुका है तुम्हारे पास यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है ना, मतलब v साइन थीटा बाई 2 ये आ चुका है। v के जगह पे क्या रखोगे, u cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। अब साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 को मैं टेन थीटा बाई 2 लिख दे रहा हूं डायरेक्ट। तो u cos थीटा इंटू टेन थीटा बाई 2। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट है भाई, समझ में आ रहा है ना। ये कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, ठीक है। कब का वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, जब थीटा बाई 2 एंगल बना रहा है तब का वर्टिकल वाला कंपोनेंट है। ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है दुर्भाग्य से, ठीक है। लेकिन चलिए, तो u cos थीटा इंटू tan थीटा बाई 2 वर्टिकल वाला कंपोनेंट कब, जब एंगल फ्रॉम द हॉरिजेंटल डायरेक्शन एज थीटा बाई 2। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। तो अब जरा आओ, हमने तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हमने तुमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि वो समय बताना है जिसके बाद ऐसा होगा। मतलब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें टाइम निकालना है। समझ में आ रहा है ना, तुम्हें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो तुम वर्टिकल डायरेक्शन में अपना कंसंट्रेशन लेकर आओ, ठीक है। तुम अपना अटेंशन वर्टिकल डायरेक्शन में लाओगे तो देखोगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u साइन थीटा। अरे यार वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u साइन थीटा, क्योंकि इधर वाला u cos थीटा था ना, तो वर्टिकल वाला u साइन थीटा। एक्सीलरेशन देखोगे वर्टिकल डायरेक्शन में तो माइनस g है। एक्सेलरेशन देखोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, माइनस g है। और फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वही तो फाइनल मानी जाएगी। तो वो वाली जो वेलोसिटी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी y के डायरेक्शन में, वो ये है। वो कितना है, u cos थीटा इंटू tan थीटा बाई 2। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो भाई साहब तुमको एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम ही तो निकालना है बस। तो कौन सा वाला इक्वेशन यूज करोगे, पहला, दूसरा कि तीसरा? पहला ही यूज कर लोगे यार, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि पहले वाले में सिंपल है, क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो आराम से पहला वाला यूज कर लोगे, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा इंटू tan थीटा बाई 2 इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी टी। यही ना, समझ रहे हो। तो इसको इधर लेकर आओगे, इसको इधर भेज दोगे और g से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो यहां से आ गया हमारा आंसर, कितना आ जाएगा, t आ गया तुम्हारा u साइन थीटा माइनस u cos थीटा इंटू
tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई जी। समझ गया ना। और चाहो तो u कॉमन ले लोगे तो u बाई जी हो गया बाहर, और अंदर क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू tan थीटा बाई 2। ये आ गया आंसर हमारा। पहले बताइए इतनी बात समझ में आई। इस लास्ट वाले क्वेश्चन को मार दीजिए अगर गोली, तो ये यहां तक तो चीजें क्लियर है ना। ठीक है, तो आज की क्लास को आप मानिए कि यहां तक की क्लास है, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से सबको क्लियर है यहां तक। यहां तक हवा आ रहा था, मतलब सांस ले पा रहे थे आप, उधर एसी चल रहा है फिर भी। बताइए, पूरा चारों तरफ से पैक, एसी भी बंद, उसके बाद भी यहाँ तक आप सांसें ले पा रहे थे। तो यहीं तक मानिए आज की क्लास है, ठीक है। इसके आगे का डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस यही कहानी ख़त्म करते हैं।